हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मंजू ज्ञानधारा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलो हम आज करते हैं स्टार्ट हिंदी वर्णमाला A to Z। तो मैंने ये हिंदी शब्द लिख रखा है, तो इससे भी आपको क्या है, पेपर में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इसका सही क्रम क्या है। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपको उत्तर बताना है फारसी भाषा का शब्द है। उस टाइम में बंगाल की खाड़ी के अंदर एक सिंधु नदी, वहाँ एक फारसी भाषा विकसित हुई थी। अब मैंने ये 3 उत्तर लिख रखे हैं। अगर फारसी मिले तो आपको ये वाला पहले ये भरना है, राइट, ये माना जाएगा। दूसरे नंबर पर फारसी वाला भी सही है, और ईरानी इसलिए कि ईरान की खाड़ी ईरान के अंदर विकसित हुई इसलिए। अब आपको पूछे कि हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको उत्तर देना है सिंधु शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम में आपसे पूछे, सही क्रम बताओ, तो आपको बताना है सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी और शुद्ध हिंदी। फिर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किस में मिलता है, तो आपको बताना है सरफुद्दीन यजदी की जो जफरनामा है उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आगे है लिपि। लिपि से भी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भी। लिपि क्या है, कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, किस अध्याय में, किस भाग में, तो ये सब हम आज जानेंगे। तो लिपि ध्वनि संकेतों को लिखकर व्यक्त करना लिपि कहलाता है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी लिपि देवनागरिक है, हमारी लिपि है वो देवनागरिक है। संविधान के कौन से भाग में, अगर आपसे पूछे कि लिपि का जिक्र संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो भाग आपको 17 बताना है। उसके बाद आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, अगर आपको पूछे कि देवनागरिक लिपि संविधान के कौन से अध्याय में, तो अध्याय आपको 1 बताना है, भाग आपको 17 बताना है। अब पूछे कि देवनागरी लिपि संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना है अनुच्छेद 343 धारा 1 में यह लिखा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि हमारी देवनागरिक होगी। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषा शामिल है, तो मुख्य रूप से 4 भाषा शामिल है, आपको याद रखनी है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, ये 4 भाषा देवनागरिक लिपि में शामिल है। तो छोटी सी मैंने अपने हिसाब से एक ट्रिक बनाई है, आपको समझ में आए तो याद कर लेना। ने में है, मैं संस्कृत पढ़ूँ, ने का मतलब होता है नेपाली और मैं का मतलब होता है मराठी, है का मतलब हिंदी, संस्कृत है ही। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है व्याकरण। भी व्याकरण क्या है, व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, मूल शब्द क्या है, व्याकरण की पहचान क्या है। तो ये व्याकरण से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप देखो, व्याकरण में 2 उपसर्ग है, वी प्लस आ। अगर व्याकरण का हम संधि विच्छेद करें ना, यण संधि से होता है। किस संधि से होता है, यण संधि से होता है। व्याकरण का मूल अगर शब्द पूछे आपको तो कर्ण है, जो क्री धातु से बना हुआ है। व्याकरण की अगर पहचान पूछे आपसे तो पुल्लिंग है। और व्याकरण कि मुख्य रूप पूछे या मुख्य रूप से कितने भाग में होता है, व्याकरण कितने भागों में बनता है, तो मुख्य रूप से 3 भागों में बनता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आगे आती है भाषा। भी भाषा क्या है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ है। भाषा का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम या साधन भाषा कहलाती है। जैसे मेरे विचार आप तक पहुँचे, आपके विचार मेरे तक आए, उसका जो माध्यम या माध्यम होता है वो क्या होता है, भाषा कहलाती है। मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक, लेकिन तीसरा रूप भी सांकेतिक रूप हमें देखने को मिलता है भाषा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाषा का प्रथम रूप होता है, भाषा का प्रथम रूप मौखिक होता है। फिर यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाषा का उच्चारित रूप होता है, तो आपको बताना है उच्चारित रूप भी मौखिक ही होता है। आगे लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं,
च्युत अक्षर में आपको याद रखना है अक्षय त्रेय ज्ञ श्रेय, अक्षय त्रेय ज्ञ श्रेय। अब अक्षय का निर्माण क प्लस स से होगा, त्रय का निर्माण तय प्लस र से होगा, और ज्ञ का निर्माण जय प्लस ये से होगा, श्रेय का निर्माण स प्लस र से होगा। अब है स्वर। हमारी वर्णमाला में मुख्य रूप से 11 स्वर माने जाते हैं। ए आ ई उ ये मैंने लिख रखे हैं, आप ध्यान से देख लो, मैंने इसकी मात्रा भी लगा रखी है। और 11 स्वर होते हैं। लिरी और री ये संस्कृत के स्वर हैं, लरी को हटा दिया गया है। लेकिन एक अभी अंग्रेजी भाषा से हमारी वर्णमाला ने एक स्वर को ग्रहित किया है ओ, इसीलिए उसको ग्रहित स्वर, आगत स्वर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा का स्वर है। कुछ विद्वान मानते हैं कि री है ना, जब री हमारी री है छोटी वाली, ये छोटी री बड़ी री हमारी है, तो हम ऐसे इस री को ऐसे क्यों लिखें, तो इसको हटाना चाहिए। तो कुछ कहते हैं अगर ये टेथ वर्णमाला में 10 स्वर नहीं हो सकते तो ओ को लेना होगा। इस प्रकार ओ को हमने ग्रहित किया है, इसलिए ग्रहित स्वर के नाम से जाना जाता है। आगे आता है सबसे, इसलिए अगत स्वर के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अब आगे देखो, आगे क्या है, मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख आकृति के आधार पर आपसे पूछें तो स्वरों को आप याद रख लेना कितने प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं समृत स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर। मुख्य रूप से स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला घोष या शय घोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर आएंगे, यह रह ल वह है आएगा। उसके बाद ए घोष, पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा और से है आएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ए घोष, ए से मतलब आगे, और पहला दूसरा क ख च छ, ऐसे पहले अक्षर आगे वाले अक्षर आते हैं। तो ए घोष में एक तो आगे वाले अक्षर आएंगे और एक से जिसमें बोलते समय ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा वायु लगे, वो ए घोष में आते हैं। अब आगे देखो आप, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि प्राणतों के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। प्राणतों के आधार पर आपसे पूछे तो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के, एक तो अलप प्राण और दूसरा महाप्राण। अलप प्राण में देखो क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और सभी स्वर य र ल में आएंगे। अलप प्राण, अलप का मतलब होता है कम, जिसमें बोलते समय कम वायु का प्रयोग हो। तो हमें पता है पहला होता है क, आप बोल के देखो क कम वायु का प्रयोग हो रहा है, ख ज़्यादा समय लग रहा है। तो जिसमें कम वायु का प्रयोग होता है वो पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और सभी स्वरों में हमें पता ही है कम वायु का प्रयोग होता है। और यह रह वह स्वर की तरह उच्चारित होते हैं, इसलिए भी उसका उच्चारण करते समय कम वायु का प्रयोग लगता है। तो ये सारे अलग प्राण में आएंगे। महाप्राण में दूसरा और चौथा और से है महाप्राण, यानी जिसको बोलते समय अधिक प्राण लगे, अधिक वायु लगे, वो महाप्राण में आएंगे। अब जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर आपसे पूछें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर पूछे तो स्वर है वो, ओष्ठ आकृति के आधार पर पूछे तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। और वृत्ताकार जब हम बोलते हैं ऊ ओ तो होठों की आकृति हमारी ऐसे वर्त के समान गोल हो जाती है। और इसमें जब हम बोलते हैं तो ए आ ई इसमें चपटी हो जाती है। अवृत्ताकार में होठों की आकृति चपटी और वृत्ताकार में आकृति गोल होती है, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे दे रखा है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है मात्रा के आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रा के आधार पर स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये देखो 3 होते हैं। लघु मात्रिक जिसमें खड़ी पाई आएगी, गुरु मात्रिक में एस के समान आएगा, और प्लुत उसमें 3 में ऐसे गांठ लगानी है। प्लुत में ओम लंबा टाइम लगता है, लघु में 1 मात्रा कम समय लगता है ए। अब ए बोला तो कम समय लगा, ए बोला तो कम समय लगा। अब गुरु में आ, ऐसे ज़्यादा समय लग रहा है ना आ, इसलिए द्विमात्रिक है। ओम ये और ज़्यादा समय लग रहा है तो 3 मात्रिक है, त्रिमात्रिक बोला जाएगा उसको, ठीक है।
तो अब आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, अब ये ऐसे प्रश्न बनता है कि पुलित स्वर का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो घंटी की आवाज़ में भी होता है, किसी को आवाज़ लगाने की आवाज़ में भी होता है, रोने की आवाज़ में भी होता है, और संगीत के भी आवाज़ में होता है। तो आपको मुख्य रूप से स्वर पूछे ना मात्रा के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर आपको स्वर याद रखनी है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, जिन स्वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अन्य नाम देखो कौन कौन से हैं। अन्य नाम में मूल स्वर आता है, रूढ़ आता है, और आदिम स्वर आता है। और क्या आता है, आदिम स्वर आता है। अब आगे है, और ये सबसे पुराने स्वर भी कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर है वो, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, कम समय लगे बोलने में। इसके अन्य नाम है मूल स्वर है, रूढ़ स्वर है, आदिम स्वर है, सबसे पुराने स्वर है। अब आगे देखो दीर्घ में क्या है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर उच्चारण में अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ में आते हैं। तो इन दीर्घ में भी 2 प्रकार के हैं। दीर्घ में भी 2 प्रकार के स्वर हैं। कौन कौन से हैं देखो, एक तो है सहजातीय और दूसरा है बीजातीय। एक सहजातीय है, दूसरा बीजातीय है। कैसे है देखो, सहजातीय मतलब ए, जो ये आ मैंने लिख रखा है, इसका निर्माण ए प्लस ए से, यानी सेम जाति से, सेम वर्णों से हुआ है, ए से, इसलिए इसे सहजातीय है। और ए, इसका निर्माण हुआ है ए प्लस ई से, यानी विभिन्न वर्णों से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बीजातीय बोला जाता है। आगे कौन से वर्ण स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है ई, अब डी, ई और री को छोड़कर सभी स्वर हैं वो पुल्लिंग है, और ई, री ये स्त्रीलिंग है। अब है वर्ण विचार। वर्ण विचार में अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण है। मौखिक रूप से अगर भाषा की छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि है। लिखित रूप से आपसे पूछे तो वर्ण है। अर्थ के आधार पर पूछे, अर्थ किसका निकलता है आपको देखना है, शब्द का निकल रहा है, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपको शब्द देना है, और भाव के आधार पर पूछे सबसे छोटी इकाई तो आपको वाक्य देना है। यहाँ देख लो, भाव वह और वाक्य में वह, ऐसे मिलान करके याद रख लेना आप। अब आगे है व्यंजन। हमारी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। वर्तमान के आधार से पूछे तो 35 माने जाएंगे, क्योंकि डै और ढै जो है ना ये दे रखे हैं, इसको अतिरिक्त व्यंजन के रूप में शामिल किया गया है। और हिंदी में अगर सीधा पूछे कुल व्यंजन कितने हैं तो 33 है। वर्तमान नाम आए तो 35 देना है। व्यंजन क्या होता है, वादित रूप से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। मुख्य रूप से व्यंजन अगर आपसे पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सप्रश व्यंजन, अंतश व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब आपसे पूछे भी सप्रश व्यंजन क्या है, जिसको बोलते समय वायु हमारे मुख के सभी अवयवों को स्पर्श करती हो, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संख्या में पूछे तो 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक है तो कै से मैं तक होते हैं। और वर्ग में पूछे तो 5 वर्गों में बंटे हुए हैं। अन्य नाम पूछे तो स्फोट और वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अंतस व्यंजन में देखो कौन कौन से आते हैं। अंतस का मतलब होता है कम से कम स्पर्श करना। जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो वायु कम से कम स्पर्श करती है। ये संख्या में 4 होते हैं। यह रल वह होता है, और इससे दूसरा नाम इस्त भी होता है। अब आगे है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, गर्म वायु या संघर्ष या घर्षण। तो इसमें आएंगे, ये संख्या में 4 होते हैं। स है आएंगे। और है, अब है वर्ण क्या है, वर्ण के आधार पर पूछे है काकल्य, और है का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ है। अब स्थिल व्यंजन पूछे तो रह और लय देना है। दृढ़ व्यंजन पूछे तो स और ट देना है। और मध्यस्थ व्यंजन पूछे तो च स देना है। ए घोष की संख्या पूछे तो 13 है, क्योंकि 5 हमारे वर्ग हैं। 5 वर्गों में से पहले अक्षर आते हैं, क ख च छ ट ढ त थ त ध, ऐसे। तो आप देखो 5 दूनी 10 तो वो हो गए, और स है 3 ये हो गए, तो ए घोष कितने हो गए, 13 हो गए। अब स घोष है 31,
तो तीसरा, चौथा, पाँचवा ये वर्ण आता है, ये रैल है, वह सभी आते हैं और सभी स्वर आते हैं। तो 31 कैसे हुए देखो, ये 3 आए तो 5 वर्ग है, तो 5 तिया 15, 15 और 11 ये हो गए, 15 और 11 26 और 4 ये हो गए, 4 31 हो गए। अब है अर्ध स्वर, देखो अर्ध स्वर में यह और वह आएंगे, इसे संग्रहहीन भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वरों की तरह कम वायु का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहा गया है। अनुनासिक वो अंग है, इए अण न में, अनुनासिक का मतलब होता है उसका उच्चारण करते समय जो वायु नाक और मुख दोनों द्वार से निकलती हो तो अनुनासिक कहलाते हैं। अब आगे मैंने लिखा है ए स्वर, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, याद रखना ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह जिस व्यंजन में जुड़ता है उसका हलंत हट जाता है, जैसे कै प्लस ए, कै के पहले हलंत लगा हुआ है, ए जैसे ही जुड़ा तो ये बन गया कै, देख लेना आप, ठीक है। अब आगे है रै, ये अर्ध व्यंजन कहलाता है, इसे रेप भी कहते हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसे खंड नहीं किए जाते वो वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक मेल या योग से शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक मेल या से वाक्य बनते हैं। वो सभी व्यंजन मूलतः हलंत होते हैं। री मूलतः संस्कृत का स्वर है जिसका उच्चारण वर्तमान में हिंदी में री की तरह होता है। बस आज यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।